हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्र ऑनलाइन पाठशाला पर। और फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और आज हम टॉपिक ले रहे हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण, और इस पर जो है MCQs होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, PYQ है मोस्टली। तो बने रहिएगा हमारे साथ और सेशन का मज़ा लीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। और शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आपको जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप क्लास को एंजॉय कर सकें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश है जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। देखिए, जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल कौन सा है? समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम या युयुत्सा? बताइए, जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल कौन सा है? ठीक है, देखिए, समानता जन्मजात व्यक्तिक गुण नहीं है, निरंतरता भी जन्मजात व्यक्तिक गुण नहीं है और युयुत्सा भी जन्मजात व्यक्तिक गुण नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वंशानुक्रम। वंशानुक्रम जो है जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। देखिए, प्राणी का रंग, रूप, लंबाई, अन्य शारीरिक विशेषताएं जैसे कि बुद्धि, तर्क, स्मृति तथा अन्य मानसिक योग्यताओं का निर्धारण वंशानुक्रम द्वारा ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत है। ये किसका सिद्धांत है? बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बताइए किसका सिद्धांत है? लैमार्क का, हैरिसन का, डार्विन का या मैकडूगल का? बताइए, इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? यस, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो सिद्धांत दिया है वो दिया है वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं 22, 23, 24 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं बताइए? ठीक है, देखिए, सामान्य संयुक्त कोशिका में जो गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं वो होते हैं 23। ठीक है, 23 जोड़े होते हैं। और मनुष्य में संयुक्त कोशिका में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन जोड़े जो होते हैं वो होते हैं 23। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 है, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में होते हैं XX गुणसूत्र, XYY गुणसूत्र या XX गुणसूत्र या फिर X गुणसूत्र? बताइए। देखिए, पुरुष में तो XY गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो सामान्य महिला में कौन से गुणसूत्र होते हैं ये बताइएगा आप लोग। दीजिए इसका आंसर क्या होगा? तो सभी जानते होंगे इसको तो मोस्टली। देखिए, पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि महिला के अंदर जो होते हैं वो XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये जो है टेट का क्वेश्चन है, टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स हैं XX, XP, XY या CX? बताइए, लड़का पैदा होने के लिए कौन सा उत्तरदायी क्रोमोसोम्स है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाता है वो बनता है ऑप्शन नंबर सी, XY जो गुणसूत्र होता है वो लड़का पैदा करने के लिए उत्तरदायी है और पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। क्योंकि महिला के अंदर क्या होता है? महिला के अंदर जो होता है वो XX होता है। ठीक है, लेकिन पुरुष के अंदर XY होता है। तो पुरुष से ही जो है वो संतान का लिंग निर्धारण किया जाता है। क्लियर?
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आनुवंशिकी एवं वातावरण से, व्यवहार एवं वातावरण से, या वातावरण एवं जीव विज्ञान से, या फिर वातावरण एवं पालन पोषण से। ये प्रकृति पोषण विवाद बताइए किससे संबंधित है? नेचर वर्सेस नर्चर। ठीक है, देखिए प्रकृति पोषण विवाद जो है वो आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। ठीक है, वर्तमान में ये बहस आम हो गई है कि हमारे व्यवहार को कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, आनुवंशिकी गुण या पर्यावरण, क्योंकि व्यक्ति के विकास में दोनों शामिल होते हैं। तो प्रकृति पोषण विवाद का जो संबंध है वो आनुवंशिकी एवं वातावरण दोनों से है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है? निम्नलिखित में से वंशानुक्रम संबंधी नियम है? प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम, या स्वास्थ्य का नियम। बताइए कौन सा नियम है? वंशानुक्रम संबंधी नियम कौन सा है? ठीक है, देखिए वंशानुक्रम संबंधी नियम जो है वो है जैसे समानता का नियम जो है यहाँ पर वंशानुक्रम संबंधी नियम है। ठीक है, इसके और भी नियम है जैसे मित्रता का नियम, या प्रत्यागमन का नियम, ये चयनित गुणों का नियम, या मातृ व पितृ पक्षों का नियम, या संयोग का नियम। ये सारे नियम जो हैं ये वंशानुक्रम संबंधी नियम है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? अब देखिए यहाँ पर नहीं है। ठीक है, समानता का, भिन्नता का, प्रत्यागमन का, या अभिप्रेरणा का। ठीक है, ठीक, देखिए यहाँ पर जो वंशानुक्रम का नियम नहीं है, समानता का नियम भी है, ठीक है, भिन्नता का भी है और प्रत्यागमन का भी है, लेकिन अभिप्रेरणा का जो है, अभिप्रेरणा जो है ये वंशानुक्रम का नियम नहीं है। ठीक है, अभिप्रेरणा वह शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, जबकि जो बाकी विकल्प हैं ये जो है वंशानुक्रम के नियम से संबंधित है। अभिप्रेरणा ये अलग चीज़ है। क्लियर? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और साथ में लाइक भी कीजिए ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है। तो वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, या टर्नर सिंड्रोम, या विल्सन सिंड्रोम। बताइए क्या कहलाती है? जो 21वां गुणसूत्र है उसका अलग ना हो पाने के कारण क्या कहलाती है? यस, आंसर दीजिए। गुड। देखिए इसका जो आंसर हो जाता है वो बनता है डाउन्स सिंड्रोम। देखिए डाउन्स सिंड्रोम एक आनुवंशिक क्रोमोसोम जनित विकार है जो शरीर के क्रोमोसोम्स का एक अतिरिक्त जोड़ा बन जाने से होती है। मतलब शरीर में जोड़े होते हैं, एक जोड़ा अतिरिक्त बन जाता है, मतलब अलग से बन जाता है, ज़्यादा एक्स्ट्रा, तो उसके बन जाने से होती है। इससे पीड़ित शिशु में एक अतिरिक्त जोड़ा माता के 21वें क्रोमोसोम जोड़े के अलग न होने के कारण आ जाता है, जिससे उसके शरीर में क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर 47 हो जाती है। और डाउन सिंड्रोम जो है ये एक तरह का विकार है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा है? बताइए किसने कहा है? ये कोटेशन किसने दी है? बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। गैसल ने, गाल्टन ने, टर्मन ने, या डॉक्टर माथुर ने? ठीक है, तो ये जो परिभाषा दी है ये दी है टर्मन ने कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये कहा है टर्मन ने। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? वातावरण, आनुवंशिकता, हार्मोन, या समाज? बताइए आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? देखिए होता है क्या है, जैसे किसी की जैसे
कोई बच्चा शिशु होता है, ठीक है, तो उसकी जैसे मम्मी की जैसी आंखें होती हैं, जो कलर मम्मी की आंखों का होता है, मोस्टली उसकी आंखों का भी कलर वही होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब होता ही हो ही, लेकिन जो होते हैं आंखों के रंग जो हैं, जो अपने मम्मी से या पापा से आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं? वो आते हैं आनुवंशिकता की वजह से, ठीक है। क्योंकि कभी कोई कोई फैमिली में होता है जैसे कि माँ की आंखें ब्लू हैं तो बच्चे की आंखें ब्लू होंगी, या बाप की आंखें भूरी सी हैं तो बच्चे की आंखें भी वैसी होंगी। तो ये जो कलर है, ये जो रंग है आँख का, वो आनुवंशिकता की वजह से आता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए है आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। बी है गोद लिए गए बच्चे का वही बुद्धि लब्धांक IQ होता है जो गोद लिए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। सी है अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। एक मिनट ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ से देखते हैं। डी है विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब बताइए इसमें सत्य बात कौन सी है? पहले अच्छे से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद बताइएगा कि इसमें जो है सही कौन सा है। ठीक है, देखिए इसमें जो सही बात है, देखिए आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है। ठीक है, यहाँ पर ये सही है। गोद लिए गए बच्चे का वही बुद्धि लब्धांक IQ होता है जो गोद लिए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है, ये गलत है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, ये भी गलत है। और विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो आंसर बनता है वो बनता है ए। तो ये क्यों? व्यक्ति का विकास आनुवंशिकता और वातावरण दोनों के अंतःक्रिया का परिणाम होता है, इसलिए दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्लियर? चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा है? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? वुडवर्थ ने, रोस ने, एनोस्टसी ने, या इनमें से कोई नहीं। बताइए किसने कहा है? ये किसकी परिभाषा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? ये कहा है, ये डेफिनेशन दी है रोस ने। क्लियर? देखिए डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डेफिनेशन को आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि 3 से 4 डेफिनेशन तो टेट में ही बनती हैं, सुपर टेट में भी बनती हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, या उपरोक्त सभी। बताइए पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? ठीक है, देखिए पर्यावरण से आशय, सबसे पहले देखें पर्यावरण होता है से आशय क्या है। तो पर्यावरण से आशय हमारे चारों तरफ के जो परिवेश है, मतलब वातावरण से है जिससे हम घिरे रहते हैं। और पर्यावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, ठीक है, मकान, सड़कें, पूजा स्थल वगैरह सब कुछ जो है इसमें आते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण में प्राकृतिक और अप्राकृतिक कारकों को समाहित किया जा सकता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है वंशानुक्रम, जैव अजैव, परिवार, या पशु। अब देखिए यहाँ पे है प्राकृतिक पर्यावरण, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित होता है? ठीक, तो देखिए प्राकृतिक पर्यावरण में जैव अजैव सम्मिलित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए हम जो है सीरीज जो चला रहे हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस ले रहे हैं, एक एक टॉपिक की प्रैक्टिस हम ले रहे हैं और उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। देखिए वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? भावना और मनोभाव, संस्कृति और प्रशिक्षण, बच्चे का दृष्टिकोण, ये लक्ष्य और प्रयोजन। बताइए वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? ठीक है, तो देखिए संस्कृति और प्रशिक्षण जो है
वो ऐसे कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर या इनमें से सभी। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है किस पर? तो विद्यालय पर भी निर्भर करता है, परिवार पर भी निर्भर करता है, समुदाय पर भी निर्भर करता है। तो इसका जो आंसर बन जाता है वो बन जाता है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी पर। देखिए, बालकों के मानसिक स्वास्थ्य पर विद्यालय, परिवार और समुदाय के वातावरण का विशेष प्रभाव पड़ता है। बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर सर्वाधिक प्रभाव परिवार का पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है सबका पड़ता है, विद्यालय का भी पड़ता है, परिवार का भी पड़ता है और समुदाय का भी पड़ता है। क्लियर है? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या उपरोक्त समस्त। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? ठीक, देखिए, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक देखो वंशानुक्रम भी है, परिवार का वातावरण भी है और परिवार की सामाजिक स्थिति भी है, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं जो बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनता है वो बनता है उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक 4 या 5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। ठीक है, 4-5 वर्ष का बालक है, वो अपने पिता से ज़्यादा माता से जो उसकी प्रेम भावना है वो ज़्यादा होती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायर द्वारा क्या नाम दिया गया? बताइए। ठीक है, देखिए, यहाँ पर जो है बालक अपने पिता से ज़्यादा माता से प्रेम करता है, तो उस चीज़ को फ्रायड ने कहा है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स। अगर यहीं पर यहाँ पे बालिका अपनी माता के प्रति जो है, माता से ज़्यादा जो पिता के प्रति प्रेम की भावना ज़्यादा होती है एक बच्ची की, मतलब बालिका की, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसको कहा है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। और अगर बालक अपनी माता से ज़्यादा मोहब्बत करता है अपने पापा की अपेक्षा, तो वो होता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। और अगर लड़की अपनी पिता से ज़्यादा प्यार करती है माता की अपेक्षा, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। और ये जो दोनों ये जो कॉम्प्लेक्स हैं ये किसने दिए? फ्रायड ने दिए। ठीक है, फ्रायड ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम या उपरोक्त सभी। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक वंशानुक्रम भी है, वातावरण भी है, खेल तथा व्यायाम भी है। तो इसका जो आंसर बनता है वो बनता है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 लेंगे। के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। किसने कहा है? वुडवर्थ ने, गैरेट ने, हॉलैंड ने या थॉर्नडाइक ने। बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, ये किसने कहा है? ये कहा है वुडवर्थ ने। ठीक है, डेफिनेशन जो दी है वो वुडवर्थ ने दी है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण भी देते हैं। ठीक है, बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। ठीक, अब देखिए इसके ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ से देखते हैं। आनुवंशिकता और वातावरण, या वृद्धि और विकास, या स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, या अनुशासन और पौष्टिकता। बताइए क्या आंसर बनेगा यहाँ पर? ठीक है,
देखिए यहाँ पर जो परिणाम होगा वो आनुवंशिकता और वातावरण का होगा, क्योंकि व्यक्ति के विकास को उसका वंशानुक्रम तथा वातावरण अत्यधिक प्रभावित करता है। ये दोनों मिलकर ही व्यक्ति के विकास के मार्ग को पुष्ट करते हैं। ठीक है, व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है या अनुभव करता है या करता है वह उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है। मतलब किसके कारण हो सकती है बच्चों में प्रतिभाशालिता? एक संसाधन समृद्ध वातावरण के, सफल माता पिता के, एक अनुशासित दिनचर्या के, ये आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ठीक है, बच्चों में जो प्रतिभाशालिता जो होती है वो किसके कारण होगी? देखिए, एक संसाधन समृद्ध वातावरण के कारण नहीं हो सकती है, एक सफल माता पिता के कारण भी नहीं हो सकती, क्योंकि सफल माता पिता की औलाद भी कभी कभी गलत निकल आती है। एक अनुशासित दिनचर्या के कारण भी नहीं हो सकता है, लेकिन आनुवंशिकता और वातावरण के बीच जो एक अंतःक्रिया होती है उसके वजह से जो है बच्चों में प्रतिभाशालिता हो सकती है। ठीक है, देखिए सामान्यतः क्या देखा जाता है कि जो अभिभावक प्रतिभाशाली होते हैं उनके बच्चे भी प्रायः प्रतिभाशाली होते हैं, क्योंकि प्रतिभाशाली अभिभावकों द्वारा उपलब्ध अच्छे वातावरण में पढ़े बच्चे में भी प्रतिभाशालिता पाई जाती है। यद्यपि प्रतिभाशालिता प्राप्ति का ये एक कारण हो सकता है, लेकिन इसे प्रमुख कारण हम नहीं मान सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर 23 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, के कारण प्रतिभाशालिता होती है? आनुवंशिक रचना के कारण, वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण, ए और बी का संयोजन, या मनोसामाजिक कारकों के द्वारा। बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा 24 का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आनुवंशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा दोनों के कारण प्रतिभाशालिता होती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ए और बी का संयोजन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। बी है, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। सी है, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छा, यहाँ देखते हैं एक मिनट। डी है, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ बताइए यहाँ सही आंसर, सही ऑप्शन यहाँ पर क्या है? कौन सा कथन सत्य है आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में? बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, एक बार क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो है, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ सही आंसर हो जाएगा, और ये सी टेट का PYQ है। ठीक है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये रहे 25 क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और ये आज का जो टॉपिक था हमारा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कंप्लीट हो चुका है। इससे इसी तरह इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग और फीडबैक दीजिए कैसी लगी क्लास, और अपना स्कोर बताइए कितना रहा आपका स्कोर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।